करने का। भगत सिंह ने लास्ट कुछ लाइन्स कही थी जिनमें एक बहुत सुंदर लाइनें तुम्हें पता भी होंगी। वो थी ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज का दिन था वो, जो इन 4 लाइनों में भगत सिंह ने कहा कि जो वतन पे मर मिटे हैं उनकी शहादत पे मेला। तो ये जो हम बैठे हैं ना इतने लोग यहाँ, ये एक मेला भरा हुआ है और भगत सिंह की वो 4 लाइनें यहाँ साक्षात प्रत्यक्ष नजर आ रही हैं। थोड़ी सी साउंड अब कम कर दो कि आज इनकी शहादत का दिन है। वैसे तो दुख का दिन है, लेकिन वो चाहते थे कि इसको भी हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाएं और उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक बढ़ाते चले। तुम्हारे बीच में ये छोटे छोटे बच्चे तुमने देखा होगा, 4वीं, 5वीं, 6वीं, कितने बच्चे स्कूल वाले आए हुए हैं? हाथ नीचे करो। अब तुम जो बड़े हो ना, ये तुमसे सीखेंगे। ये 4वीं के पढ़ने वाले बच्चे, इनकी उम्र है 8, 9, 10 साल, और उस उम्र के बच्चे आज एक एग्जाम्पल लेंगे कि शहादत पे वो जो मेले भरने की बात कही थी भगत सिंह ने, उसका असली मतलब क्या था, उसके मायने क्या थे। तो इनके सामने भी हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, तुम्हें, मुझे, हम सबको मिलकर, कि असलियत में उस मेले का मतलब ये छोड़ चढ़ावा, चीख चिल्लकों करना नहीं था। उस मेले का मतलब था कि दोबारा से हम विचारों को अपने दिमाग में तरोताजा करें कि भगत सिंह सोच के क्या गए थे। राजीव, बहुत पूंछ है आवाज में, तुमने तो मेरी आवाज फटे बांस जैसी बना दी। तो उन सब के बारे में बातें करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिमल सर देंगे, फिर मैं बातचीत करती हूँ। फिर जो एक तरीका है, एक जैसे तो ना एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस तरीके से याद किया जाए ऐसे लोगों को। मन में विचार आते हैं, उन विचारों को एक खूबसूरत तरीके से कैद करके, और कैसे फिर पूरे साल उनकी शहादत के दिन को अपने मन में टाइम टू टाइम याद करते रहे। तो 2 दिन हमारे लिए बड़े खास हैं। एक दिन जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था, सितंबर, जो डिस्प्यूटेड डेट है, कोई कहता है 27 दिसंबर, कोई कहता है 28, लेकिन शहादत के दिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, सबको पता है आज ही का वो दिन था, 23 मार्च 1931, जिस दिन भारत के वीर पुत्र शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को उनके साथियों समेत फांसी की सजा दी गई थी। और उस सजा को कहें तो सजा देना थोड़ा नेगेटिव शब्द है। जिस दिन उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से फांसी के फंदे पर वो भूल गए थे। तो थोड़ा सा उसके बारे में पहले परिमल से बातचीत करेंगे, फिर थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगी, और फिर इन बच्चों को भी एक एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि ये पहली बार देख रहे हैं कि किस तरीके से वो मेले भरने की बात प्रत्यक्ष हुआ करती होगी। तो आज वो दिन है, इसलिए इस दिन की थोड़ी गरिमा को बनाए रखना, और इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कभी भी जो किसी के मन में ये आए कि उस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ, जवान ही तो थे, 24-23 साल के ये लड़के जो थे जो गए, इनकी जिंदगी का औचित्य क्या था, इनकी शहादत का औचित्य क्या था, उस दिन की गरिमा को बनाए रखना आज हम सबकी जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को मैसेज दे पाए। हमारे बीच में वो आने वाली पीढ़ी बैठी है। चलिए। जो आदमी शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर प्रोग्राम आयोजित हो रहा और उसमें किलकी मार रहा हो, तो उसके छिछोरेपन का एहसास किया जाना चाहिए, छिछलेपन का एहसास किया जाना चाहिए, और उसके पेरेंट्स ने उनको क्या संस्कार दिए हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात के ऊपर किलकी, किसी दिन तुम्हारी मां मरेगी तब भी तुम किलकी मारोगे तो बात क्या कहें। चलिए, एक आधा इस प्रकार का आदमी होता है, वो सारे काम को गड़बड़ करता है। ऐसा तो एक आधा आदमी तब भी था जिसने शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। कल को हमारा नाम कहाँ लिखा जाए, देशभक्तों की तरफ हम कम करें या ज्यादा करें, या हमारा नाम लिखा जाए गद्दारों की तरफ। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो एक समय होता है और उस समय की जरूरत होती है। भारत जब गुलाम था उस टाइम पर देश को आजाद करवाने के लिए 2 परंपराएं मुख्य तौर पर थी। आज मैं दोनों बातों को 2-2 लाइन में बोलता हूं। अगर शांति के साथ चीजें सही ना होती, अगर महात्मा गांधी और कांग्रेस ने उस पूरे आंदोलन को संभाला ना होता, तो फिर बिखर गया होता ये आंदोलन। 1857 में आंदोलन किसी ने संभाला नहीं, बिखर गया था।
अब संभाला, शांति के साथ चीजों को जोड़ा। और ये जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन है ना, जितने भी धर्म दल के लोग निकले, ये सभी वहीं से निकले थे कि सिर्फ शांति से बात नहीं होगी। किसी भी चीज को खड़ा करना, किसी भी चीज को वहां तक लेकर के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जीतने तक खड़े रहना, आया ना? लड़ाइयां मर के नहीं जीती जाती, जी करके जीती जाती है। और शहीद आजम भगत सिंह का क्या संदेश था जेल से, फांसी के फंदे पर चूमने से 2 दिन पहले कि युवाओं पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो देश की राजनीति में कूद पड़ो। हम लोग खूब पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते? खूब पढ़ते, सारी चीजें सही करते, और जब जरूरत होती है तो हम लोग कूदते हैं। क्यों? कभी हम लोगों ने फेयर सिलेक्शन की बात की, कभी रेगुलर भर्ती की बात की, कभी पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, कभी अब टैक्स फ्री एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं, जो भी मौका होता है, जिस प्रकार की जरूरत होती है, पर जरूरत होती है उस रास्ते के बारे में लोगों को बताया जाए, जो मशाल ही बुझ गई है। तुम लोग जहां स्कूलों में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, जहां भी रहे, इस प्रकार से कहां और कितनी जगह पर प्रोग्राम्स आयोजित हुए, और उस तरीके से कहां जो है लोगों को उठना, खड़ा होना, सोचने का तरीका, बोलना, लड़ना, और ये सब बातें सिखाई गई। जब ये चीजें पीछे रह जाती है तो वहां दिक्कत होती है। आया ना? हम लोग अपनी जिंदगी बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम लड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हम क्यों लड़े। कुछ लोग चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो, इसलिए लड़े। हम लोग चाहते हैं कि फेयर सिलेक्शन हो, इसलिए हम लड़ते हैं। हम लोग चाहते हैं कि टैक्स फ्री एजुकेशन हो, इसलिए हम लड़ते हैं। आया ना? हम क्यों लड़ते हैं, पता चल रहा है? और ये लड़ाई एक आदमी की नहीं होती, और ये एक दिन की भी नहीं होती है। धीरे 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 बातें पकाई जाती है कि एजुकेशन पर टैक्स क्यों। बहुत सारे लोग बोला देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, देश ये हो रहा है, देश में जो है दुनिया में पैमाने पर जो है ऐसा हो रहा है। तो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के पेपरों में नकल हो रही है, उससे कौन सा देश मजबूत बन रहा है? जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनसे कौन सा देश मजबूत हो रहा है? केंद्रीय विद्यालय के पेपरों में अब कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उससे कौन सा देश मजबूत हो रहा है? अब बात अपने नेगेटिव पॉजिटिव होने की, तो ये मोहिनी है, इसने जो सीजीएल में सिलेक्शन लिया तो केंद्रीय विद्यालय में भी 140 नंबर लेके बैठी है। कोई आदमी पेपर हैक करवा के करवाए या वैसे कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर इसने अच्छे से इंटरव्यू किया तो इसको क्या जरूरत है सीजीएल में जाने की? केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के पोस्ट पर पहुंचेगी, वो ज्यादा बढ़िया है। हाँ या ना? मुझे सबसे अच्छा जो प्रोफेशन लगता है टीचिंग। सब लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ हमेशा रहना उनका, नहीं? डॉक्टर हो सकता है पैसे ज्यादा कमा ले, पर देखेंगे हर टाइम मरीजों को ही, डॉक्टर मर गया, दर्द हो गया, कभी हंसते आदमी को डॉक्टर देखेगा? आ रहा समझ में? ऐसे इंजीनियर 24 घंटों मशीनों में लगा रहेगा, या कंप्यूटर में या मशीनों में। आया ना? अब हम लोग जवान बच्चों के साथ सभी टीचर्स, सबसे खूबसूरत प्रोफेशन होता है टीचर बनना। और पूरी उम्र अच्छे नहा धो करके बच्चे आएंगे, जो नहीं नहा के आएगा उसको कहेंगे नहा के आना कर, या नहीं? वेरी गुड। सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छी बातें हो, हमारे को अच्छा रास्ता मिले, हम लोग सही रास्ते पर चल के अपने जीवन को मजबूत बनाएं। कुछ लोगों ने बैकग्राउंड और बेस अच्छा बनाया, कुछ लोगों ने वैसा नहीं बनाया। आया ना? लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों में तो ये काम सही होना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। आया ना? आदमी को रैशनल बनना चाहिए, रैशनल, तार्किक। अभी 2 चीजें चल रही हैं, एक नवरात्रि और दूसरा शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस। आया ना? हम किस पाले में जाके बैठे। शहीद आजम भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ का लेख बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे से समझाया उसमें कि अगर भगवान की मर्जी से सब कुछ चलता है तो कुछ लोग गरीब क्यों हैं, कुछ लोगों के पास इलाज के पैसे भी क्यों नहीं है, कुछ लोगों के पास पढ़ने का साधन क्यों नहीं है, पढ़ने का मौका क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है।
मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, अगर माता रानी ने सब कुछ बनाया और उसने कुछ अडानी बना दिए और कुछ ऐसे लोग बना दिए जिनके पास रोटी नहीं मिल रही, उनके बच्चे भूखे मर गए, आया ना? yes, तो इस दुनिया में दुख दर्द और ये सारी चीजें हैं तो क्या ये भगवान ने बनाए? और अगर बनाए तो फिर भगवान ने गड़बड़ की, आया ना? yes, तो ऐसा भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ? उल्लेख पढ़ने के बाद मैंने भी थोड़ा सा भगवान की तरफ कम रुझान किया और मेहनत की तरफ और तार्किकता की तरफ ज्यादा रुझान किया, आया ना? yes, अब कोई भी जो है कहीं पर भी धर्म वो बोलते जहां आस्था वहां भगवान, और जो सामने दिख रहा है जहां तर्क वो विज्ञान, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर हर बात को कम और ज्यादा क्यों ना तोले, आया ना? yes, और मैं तो ये महसूस करता हूं कि जितना ज्यादा धर्म का प्रकोप बढ़ता गया है उतना ज्यादा देश दुनिया में अनैतिकता बढ़ती गई है। भाई भाई का प्यार नहीं रह गया, माँ बेटे का प्यार नहीं रह गया, भाई बहन का प्यार नहीं रह गया, थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर कैसे लड़ते झगड़ते मरते हैं, बोलते क्या है करते क्या है, आया ना? yes, तो उन सब चीजों के ऊपर तार्किकता के साथ अगर हम सोचे विचारे और देखें, और आदमी को फील करना चाहिए कि अगर यही काम मेरे साथ हो तो मुझे कैसा फील होगा, आया ना? yes, चलिए, तो मैं तो मेरे ख्याल से इतनी बातें काफी है, मैं तो बहुत बोलता ही रहता हूँ इस बात के ऊपर। मैं तो नारे कहूंगा अगर आप लोग जो है लगाएंगे तो, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु भगत सिंह सुखदेव अमर रहे। भगत सिंह का नाम ज्यादा आता है, राजगुरु और सुखदेव का नाम कम आता है, इसमें क्या डिफरेंस है? तीनों जने फांसी के फंदे पर तो झूल गए, लेकिन जो रास्ता दिखाया वो भगत सिंह ने दिखाया, आया ना? yes, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। 20 साल की उम्र में संगठन बना दिया, एचआरए नहीं एचएसआरए चाहिए, आया ना? yes, 21 साल की उम्र में गोली मार दी, 22 साल की उम्र में बम ब्लास्ट और पत्ते फेंक दिए, 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चुन गया, आया ना? yes, और हर काम में लीडर की भूमिका थी। उसने बताया कि अब ऐसा कहना जो है युवाओं को निराश करना होगा, पर इंकलाब की ये मशाल गांव गांव खेत खलियान दूर दूर तक जानी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों तक, स्कूल तक, कॉलेज तक ये बातें जानी चाहिए और फिर उनको एक सही रास्ता देना चाहिए। इसलिए भगत सिंह की किताबें पढ़नी चाहिए सबको। और क्यों पढ़े? जैसे कई दिन से मैं जो है महसूस कर रहा हूँ, बोला सर क्लास जाता हूँ बर्डन हो गया, 1 घंटा हर रोज साहित्य की किताब पढ़ो, ये बर्डन कम हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पढ़ने की। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, जो ये टाइम जिस टाइम पर तुम ये कह रहे हो कि क्लासेस ज्यादा हो गई, क्लासेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, 1 हफ्ता चल रहे तो 1 हफ्ते के बाद हम बात कर लेंगे, क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्लास ज्यादा या कम। पर इस क्लासेस के ऊपर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसमें जैसे हम इतिहास के प्रेरक प्रसंग, अगर हम उन सारी बातों को सीखते पढ़ते हैं तो हम इतिहास में यहाँ पर कैसे आए, और फिर हमारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, और जब पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है तो फिर हम काम को जल्दी कर लेते हैं। जिस टाइम पर तुम लोगों ने, मैंने वो किताबें निकाली थी, तुम लोगों ने पढ़ी थी, उस टाइम पर तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ी थी, याद करो। और जिसको लगता है कि मुझे फिर पढ़ानी है तो फिर भी कहानी पढ़ लो। कई किताबें प्रेमचंद की थी, मोहन राकेश की थी। तो जीवन, देश, समाज, लोग कैसे होते हैं, शुरुआत में लोग कैसे फील होते हैं, बाद में कैसे निकलते हैं, इतिहास में सब लिखा है, साहित्य में सब लिखा है, कहानियों में सब लिखा है ना? yes, तो भगत सिंह का वो संदेश हमेशा अपने मन में रखना कि खूब पढ़ो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन साथ साथ देश, समाज और राजनीति पर भी नजर बनाए रखो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर राजनीति को तुमसे लेना देना है। तुम्हारा पेपर फेयर होगा कि नहीं होगा तुम लोग देख लो,
टैक्स फ्री एजुकेशन होगी कि नहीं होगी, तुम लोग देख लो। ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित है। तुम्हारे जीवन में कितना ज्यादा टैक्स का भार होगा, कितना नहीं होगा, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो इतनी ही बातें हम लोग जो कहना चाहते थे कि राजनीति के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए कि देश में 50 रुपए या 500 रुपए लेकर के या दारू की बोतल लेकर के वोट डाली जा रही है, या देश अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डाला जा रहा है, देश अच्छी एजुकेशन के लिए डाला जा रहा है। आज जो हम आवाज उठा रहे हैं, कल एक लड़ाई होगी और परसों ये जीत होगी। उस टाइम पर फिर टैक्स फ्री एजुकेशन होगी तो फिर सस्ती एजुकेशन मिलेगी। ये जो नकल की बात आज हम उठा रहे हैं, हमारे अलावा तुम्हें कहीं पर भी कोई भी कहने सुनने वाला मिला हो तो बताओ। तो ये हाल चारों तरफ है। अभी साल का तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जो है हम लोगों को धीरे 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 लड़ना मरने की मैं नहीं कह रहा, ना तो बंदूक उठानी, ना कहीं पर बम फेंकना, ना फांसी खानी, कुछ नहीं करना। पढ़ो लिखो और अपने जैसे लोगों को जोड़ते चलो। धीरे धीरे फिर समाज बदलता है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। मेरी बात समझ रहे हो? yes, क्यों लड़े? फेयर सिलेक्शन होगा तो पढ़ने लिखने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, ऑफिस में जाकर के काम फेयर होंगे। अगर कोई 10, 20, 50 लाख रुपए लगा करके जॉब लगेगा तो अपने पैसे पूरे करेगा, वहां से फिर जो है काम आदमी का तो काम ही नहीं होगा। कोई आदमी पैसे देकर के टीचर लगेगा तो फिर वो कैसे वहां जाकर के बच्चों को पढ़ाएगा? तो हम लोग चाहते हैं कि बेहतर भविष्य हो, इसलिए हम लड़े, आया ना? yes, एक कविता भी थी, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने ताकि आंखें आंसुओं से भरी ना। ये पूरी कविता थी, मुझे पूरी याद नहीं है, पर उसमें जो पूरी कि कहीं पर लूट की मेरारे ना हो और कहीं पर भूख से लोग मरते ना हो, कहीं पर पढ़ाई ऐसी हो कि जो है सब कुछ सारी फैसिलिटीज उनके पास है और कहीं पर कुछ बच्चों के लिए कुछ भी ना मिले। इसलिए राह संघर्ष की चुननी चाहिए। समझ में आ रही बात? yes, आज जैसे भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, वैसे किसका मनाते हैं? और जीवन से और किसी को क्या चाहिए? ईमानदारी की मिसाल थी, संघर्ष की मिसाल थी, पढ़े लिखे थे, मेहनती थे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, वही रास्ता हम लोगों को अपनाना चाहिए। ठीक? yes, चलिए, मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीप प्रज्वलित करें और फिर कविता मैम के लिए मैं जो है माइक दे दूंगा, अपनी क्लासेस को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? yes, आ जाइए सभी लोग। तुम लोगों में से भी जो बच्चे जो है चाहेंगे जैसे ये पूरा होने के बाद तो फूल जो है चढ़ा सकते हैं। और सभी लोगों को मुझे लगता है कि अपना फोटो भी डीपी पे लगा लेना चाहिए फूल चढ़ाते हुए, सभी टीचर्स आ गए। ये फोटो देख रहे हो बच्चे?
ये फोटो ओरिजिनल फोटो है, यहाँ पर जो लगा रखे हैं 4 ही फोटो जो है शहीद आजम भगत सिंह के ओरिजिनल फोटो हैं जो उनके जो है मिले थे 28 सितंबर 1960 को सुबह जो है वो 28 सितंबर और 27 सितंबर में पॉइंट के ऊपर उनके ऊपर विवाद है। 28 सितंबर एक्चुअल डेट है। ये जब छोटे बच्चे थे तो ये भगत सिंह का ओरिजिनल फोटो है। ये रेयर कलेक्शन है, कुछ किताबों में है। ये जो है एक क्लब बनाया था उन्होंने जो ड्रामा करते थे उसके अंदर जो ये थे, तो शहीद आजम भगत सिंह का ये फोटो यहाँ पर है। ये जेल से उनका ओरिजिनल फोटो है। चलिए मैं आज इतनी बातें करूंगा और इतना और बोलिए। भगत सिंह जी के ऊपर तो मैंने मेरे ख्याल हर बैच में जब भारतीय इतिहास पढ़ाया, मॉडर्न इंडिया पढ़ाया, जहाँ गांधी का नाम आया वहाँ भगत सिंह को पैरेलल में पढ़ाया हर बार। दोनों अपनी अपनी विचारधारा रखते थे, दोनों ग्रेट लीडर थे। बस इतना फर्क था कि महात्मा गांधी उस जमाने में मास लीडर बन गए क्योंकि मैच्योर थे, उनके पास एक्सपीरियंस था। वो 22 साल का तो एक बड़ा लंबा अनुभव लेके अफ्रीका से तब इंडिया आए थे। जबकि अगर भगत सिंह को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं इस लड़के की तो कुल उम्र ही 23 साल थी। तो जितना गांधी जी का अनुभव विदेश में था उतना भगत सिंह टोटल एज जी के गए हैं। उस हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो ये देखने में ये फील होता है कि अगर भगत सिंह रुक जाते तो शायद धरती पर सबसे बड़े मास लीडर कहलाते। और आज बहुत जरूरी है कि उनकी शिक्षाओं को फिर से याद कर लिया जाए। भगत सिंह की जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो ये, इन्होंने कहा कि पढ़ाई के असली मायने महज कमाना भर ना हो, पढ़े लिखे इंसान में तार्किक बुद्धि का विकास हो, वो मैथ्स भी जानता हो, साइंस भी समझता हो, लेकिन दुनिया के इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति के दौर की बात करें, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन या रूसी क्रांति की बात करें, या इथियोपिया जैसे पिछड़े देश, अफ्रीका के एक देश ने जो इटली जैसे बड़े ताकत को धराशायी कर दिया तब की बात करें, या फिर जापान जैसे छोटे से देश ने 1905 में जब रशिया जैसी महाशक्ति को हरा दिया तब की बात करें। अब जैसे अगर ये सब चीजें इतिहास में पढ़ी ना जाती तो ये पता भी ना चलती। इसलिए उन्होंने कहा कि हर युवा वर्ग के लड़के को या जितने लोग पढ़े लड़कियां उन सबको इतिहास बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसी के साथ साथ पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपका जीवन, जैसा सर ने अभी कहा कि आपको फर्क लगता है कि नहीं पढ़ता पॉलिटिक्स से, लेकिन पॉलिटिक्स आपके जीवन को हर तरीके से प्रभावित करता है। आपकी जिंदगी में नौकरी मिलना आसान होगा या मुश्किल, ये बहुत हद तक पॉलिटिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर पेपर ना हो, पेपर लीक होते रहे, साल भर 2-2 साल भर प्रोसेस चलते रहे, तो आपकी जीवन अपने आप जो है तबाह हो जाएगा। वहीं अगर पॉलिटिक्स दमदार है, पहले से शेड्यूल बना दे कि भैया इस साल ये वाले पेपर होंगे, ये आपका सिलेबस रहेगा, इतने दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो पॉलिटिक्स आपके जीवन को बहुत बेहतर, बहुत आसान भी बना सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स की समझ होना, इतिहास की समझ होना और इकोनॉमिक्स की समझ होना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, पॉलिसीज क्या काम आती हैं, बैंक्स कैसे काम करते हैं और देश की सरकार का क्या रोल है, ये बजट नाम की चीज आम आदमी की समझ में आना बहुत जरूरी है। और क्या सरकार बजट के अकॉर्डिंग पूरे साल खर्च करती है या ये बस दिखावटी बजट आता है बाद में जिसके ऊपर कोई कामकाज भी ढंग से नहीं किया जाता। तो इन सबको समझने के लिए भगत सिंह की वो बात आज 100% सच साबित हुई कि जो पढ़े लिखे क्राउड होगा ना, उसको पॉलिटिक्स भी समझ में आनी चाहिए, उसको इतिहास की भी समझ होनी चाहिए और व्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था कैसे बन रही है, देश समाज कैसे चलता है, इन सब की समझ होना बेहद जरूरी है। अदरवाइज उनकी वो कही हुई बात आज सच साबित हो गई है कि भारत में अगर गांधी जी और कांग्रेस के हिसाब से देश में आजादी मिलेगी तो ये असली आजादी नहीं होगी, ये महज आजादी की जगह ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। पहले पावर थी गोरों के हाथ में, आज पावर आ गई आप ही के देश के काले लोगों के हाथ में या ब्राउन, जिनको हम इंडियंस मानते हैं हम लोग, हमारे हाथ में। लेकिन जो लोग सच में नेता कहलाने के काबिल थे, उतनी काबिलियत अगर आज देश के नेताओं में नहीं है तो पढ़ लिख के क्वेश्चन करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम इतने काबिल बने कि हर चीज की समझ हमारे अंदर हो, ये देश दुनिया चल कैसे रहा है, व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। परिमल सर ने ये पिक्चर्स आपको दिखाई,
ये पिक्चर्स ओरिजिनल पिक्चर हैं और बाकी जितनी पिक्चर्स है ना वो सब वैसे ही एक आइडिया लगा के बना दी गई है। ये पिक्चर सच की पिक्चर है जब ये जेल में कैद थे, और ये आदमी जो आपको दिख रहा है ना साधारण से कपड़ों में, ये बहुत बड़े अधिकारी वर्ग का आदमी था जो इनसे बात कर रहा है। यानी ये अधिकारी जानते होंगे कि भगत सिंह के दिमाग में कितने बेहतरीन आइडियाज हैं। ये भगत सिंह का खुद का फेवरेट फोटो है जिसमें वो चाहते थे कि देश दुनिया उनको इस इमेज में देखे। चलिए बाकी सारे चारों आपको सर ने बता ही दिए। आज इतनी बातचीत करते हैं, टाइम टू टाइम मैं क्लास में वैसे भी बातचीत करती ही रहती हूँ, तो आज का दिन मन में एक बार फिर से उन लोगों को याद कर ले जिन लोगों के कारण आज इस आजाद भारत की हवा में हम सांस ले पा रहे हैं और हम देश को चाहते हैं। हम सभी टीचर्स और तुम स्टूडेंट्स भी, और ये नन्हे मुन्ने 8-10 साल के बच्चे जो तुम्हारे बीच में बैठे हैं, कि भारत ऊंचाइयों तक जाए। लेकिन सिर्फ ये कहने भर से बात नहीं बनेगी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने चरित्र को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी समझ हर एक पढ़े लिखे इंसान में होना बेहद जरूरी है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, ना ऐसा है कि मेरे कहने से दुनिया बदलेगी, समाज बदलेगा, ना परिमल सर के कहने से। लेकिन जैसा भगत सिंह एक इंसान के रूप में जन्म ले गए, लेकिन वास्तव में वो एक विचार थे, उन विचारों को आगे बढ़ाना हम इंसान के रूप में जितने लोग हैं, कम से कम ये हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए ये 2 खास दिन याद किए जाते हैं, एक उनकी शहादत का और एक उनके जन्म का। तो इन चीजों को आगे तक लेके चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे, और आने वाली पीढ़ी को, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को भी पता होना चाहिए कि भगत सिंह एक विचार थे और उन विचारों को ये अपने मन में, अपनी आत्मा में हमेशा जिंदा रखें। चलिए जैसे हम लोगों को अच्छाई कहीं से भी ले लो और बुराई कहीं भी छोड़ दो, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, पर महात्मा गांधी से मास लीडर कैसे बने सीखना चाहिए, क्या नहीं? मैं थोड़ा सा ऐसा सोचता हूँ, और मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जब दांडी मार्च पर चले थे तो 80-90 थे, टोटल 79 थे। अब अगर हम जो दांडी मार्च पर नमक कानून के खिलाफ, जो टैक्स के खिलाफ उठे, तो शायद 78 की जगह 7800 हो सकते हैं, क्या नहीं? और वो देश, समाज और परिस्थिति, मैं ऐसे सोचता हूँ और ऐसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। और अभी हम लोग कैथल गए थे, टैक्स फ्री एजुकेशन और चलो विजिट थी, तो वहां पर हम लोग बात करें तो वहां पर भी हजारों की संख्या में युवा थे। जहां भी जाते हैं तो इस प्रकार से युवा रहते हैं। तो नंबर 1 मास लीडर होना चाहिए और अपनी बातों को जहां से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। दूसरा, जो भगत सिंह ने कहा कि अगर इस तरीके से समझौतों के साथ देश में आजादी आई तो फिर वो आजादी नहीं, महज समझौता होगा, तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, तो हम टाइम टू टाइम डिमांड यहाँ पर बात करते हैं, तो ऊपर के स्तर की पॉलिटिक्स तक भी इन बातों को लेकर के जाते हैं और वहाँ अपनी बातें रखते हैं। अभी 26 मार्च को चंडीगढ़ में JW मैरियट होटल है, उसके अंदर पूरा सेशन है, इंडिया न्यूज हरियाणा बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसके अंदर हम जाने वाले हैं और उसके अंदर पूरे दिन जो है पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स वहां पर रहने वाली है, पूरा जो है वो चलेगा काम। तो उसमें पूरी उम्मीद है कि एक सेशन हमें मिलेगा बोलने को, और पूरी उम्मीद है वहां पर जो है लीडर्स आएंगे तो माइक भी हम लोगों को मिल सकता है। आप लोगों में से जितने लोग वहां पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, वे जा सकते हैं, वहां घूमना फिरना, चंडीगढ़ घूमना, एक विजिट लगा लो। और उसके साथ आप लोग फिर जो है जैसे वहां पर जब ये बातें रहती हैं, कोई ऐसे बिल्कुल मत करना प्रोग्राम कैंसिल करने में सरकार का कुछ भी नहीं लगता कि वहां हू हल्ला ये वो, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं ना दे, इस तरीके से बिहेवियर बना करके वहां जाए, ये प्रोग्राम कैंसिल कर दे। मैं तो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, अगर कोई जाए तो बहुत शालीनता के साथ वहां जा करके बैठे, और बात तो हम रख ही देंगे, बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई टैक्स फ्री एजुकेशन के ऊपर। अब जो एक पिछली जो है ये पूरी सरकार गई, पहले वाली सरकार में जो खूब भर्तियां हुई, अब फेयर सिलेक्शन तो है, वो तो है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही तो दिक्कत है। तो चीजें जो है रेगुलर भर्ती के ऊपर, टैक्स फ्री एजुकेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट फ्री के ऊपर,
मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इन बातों को हम वहां रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बात जो मैं तुम्हें कह रहा था, ये दोनों बातें अपने कैरेक्टर का पार्ट बनाना चाहिए। तुम्हारी जैसी सोच के बहुत सारे लोग होने चाहिए, अब ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरा, अपनी बात को हर जगह पर रखने के शब्द तुम्हारे पास होने चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये काम हम पूरा कोशिश करेंगे करने की। और कल हम लोग जो है 2 दिन की छुट्टी पर रहेंगे। अब संडे को छुट्टी लगा दो या मत लगा दो छुट्टी पर, कल हम लोग जाएंगे तो अम्बाला ब्रांच पे विजिट भी करेंगे वहां से जाते हुए। कल क्लास को लगी। हाँ? क्या कुछ सुनाना है? अरे वाह, आ जाओ। अगर उसमें दिक्कत है तो फिर मैं यही दे देता हूँ। आगे नहीं जाएगी, माइक दे रहे। आगे नहीं जाएगी उससे आवाज आगे नहीं जाएगी। तू रहने दे माइक। आगे नहीं जाएगी, उससे आगे नहीं जाती सर। आगे नहीं जाती आवाज। चंद्रशेखर आजाद देश की खातिर जान की बाजी लगा गए, कि चंद्रशेखर आजाद देश की खातिर जान की बाजी लगा गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी को गले लगा गए। और मैं नमन करती हूँ उन शहीदों को जो देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गए। आप सब ये जानते हैं कि जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, इनको जो है सरकार ने आज तक भी शहीद का दर्जा नहीं दिया। तो इस पर एक छोटी सी शायरी है। सरकारें आई हैं और गई हैं, पर न जाने उनके द्वारा ये काम क्यों किया नहीं जाता। कि सरकारें आई हैं और गई हैं, पर न जाने उनके द्वारा ये काम क्यों किया नहीं जाता। कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के नाम से क्रांतिकारी हटाकर जाने उन्हें शहीद का दर्जा क्यों दिया नहीं जाता। एक छोटी सी राग में सुनाना चाहूंगी, जब भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फेंका था कि थर थर कांपे थे अंग्रेज, भाजे छोड़कर कुर्सी में, शेर वो जब ललकारा रे, उस भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। आप साथ साथ गा सकते हैं कि थर थर कांपे थे अंग्रेज, बाजे छोड़कर कुर्सी में, शेर वो जब ललकारा रे, उस भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे, उस भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। आधी सूरमा नामी ना किसे शेर डरे, आधी सूरमा नामी ना किसे शेर डरे, मारने और मरने वो भगत मुचार रे, मारने और मरने
की आत्मा खिलेगी, उन अंग्रेजों पे थोप देख कर फिर शांति मिले, उन अंग्रेजों पे थोप देख कर फिर शांति मिलेगी। वो खिल गई फिर हथकड़ी हाथ, राजगुरु और सुखदेव भी साथ। खल गई फिर हथकड़ी हाथ, राजगुरु और सुखदेव भी साथ। खपा दिया शेर हमारा रे, उस भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। कि किसका खून नहीं खोलेगा ये पढ़ के किताबों और अखबारों में, कि किसका खून नहीं खोलेगा ये पढ़ के किताबों और अखबारों में, कि शेरों को फांसी दी थी कुत्तों के दरबारों में। बहुत बढ़िया। कोई और है जिसको कुछ